हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एक्लेट आईएएस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल सेक्टर इन इंडिया। देखो ये सारे क्या है ना, ये सारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक जनरलाइज्ड नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए आज हम कोल सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन और इनकी शॉर्टेज और इनसे जुड़ी हर एक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो कोल सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, थर्ड। अब क्या है, कोल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉसिल फ्यूल है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी 55% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना वो हम कोल से ही पूरी करते हैं। जो हमारी कंट्री की एनर्जी नीड है वो हम कोल से ही 55% एनर्जी नीड हम अपनी फुलफिल करते हैं, ठीक है। 5 स्टेट जो कोल रिजर्व में सबसे टॉप पर हैं, सबसे पहले है झारखंड, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा, तीसरे पे है छत्तीसगढ़, फिर है वेस्ट बंगाल और उसके बाद है मध्य प्रदेश। तो ये टॉप 5 स्टेट जो हैं वो कोल रिजर्व के मामले में इंडिया में सबसे टॉप पे हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर हम 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमने टोटली 215 मिलियन मैट्रिक टन कोल को जो है इम्पोर्ट किया है, ठीक है। और 718 मिलियन मैट्रिक टन जो है कोल जो है हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये डेटा आपको काफ़ी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 215 मिलियन मैट्रिक टन कोल जो है हमने 2020 से लेके 2021 के ईयर में हमने इंपोर्ट किया था, और 718 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन जो है वो है डोमेस्टिकली हुआ था विद इन इंडिया। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कोल फील्ड्स के, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गोंडवाना टाइप की फील्ड्स आती हैं, ठीक है। 98% जो इंडिया का कोल है ना वो गोंडवाना जो है गोंडवाना टाइप का है, ठीक है। गोंडवाना, ये जो कोल की फॉर्मेशन, ये गोंडवाना टाइप के कोल फील्ड की जो फॉर्मेशन है ना वो 250 मिलियन ईयर एगो हुई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। 98% कोल जो है वो हमारा गोंडवाना टाइप का है, और गोंडवाना टाइप की जो कोल फील्ड्स हैं वो 215 मिलियन ईयर्स एगो जो है फॉर्म हुई थी। दूसरा जो है वो है हमारा टेरिशरी टाइप ऑफ कोल, ठीक है। तो इंडिया में जो है 2% जो है कोल जो है वो टेरेस्ट्री टाइप के जो है होते हैं, ठीक है, 2%। अभी टेरेस्ट्री टाइप की जो कोल फील्ड्स हैं इनका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 15 to 16 मिलियन ईयर एगो हुआ था। ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2% कोल जो है इंडिया का वो टेरेस्ट्री टाइप का है। अगर हम टेरेस्ट्री कोल फील्ड की बात करें तो आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की जो कोल फील्ड्स हैं वो टेरेस्ट्री कोल फील्ड्स के अंदर जो है आती हैं। किसकी किसकी? आसाम की, मेघालय की और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, लिग्नाइट टाइप के कोल होता है, लिग्नाइट टाइप की कोल फील्ड्स होती हैं जो कि तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में प्रेजेंट है। ये भी जो है टेरेशरी टाइप की कोल फील्ड में ही कंसीडर की जाती हैं। तो क्या यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल फील्ड से क्या हमें पता चलता है कि 98% जो इंडिया के कोल हैं वो गोंडवाना टाइप के हैं जो कि 250 मिलियन ईयर एगो फॉर्म हुए थे, और टेरेशरी जो है वो 15 to 16 मिलियन ईयर एगो जो है ये सारी कोल फील्ड्स फॉर्म हुई थी। और इंडिया का जो 2% कोल है वो हमें टेरेशरी टाइप से ही मिलता है। टेरेशरी कोल फील्ड्स जो है वो आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, और लिग्नाइट टाइप की कोल फील्ड्स भी होती हैं, वो भी टेरेशरी ही कोल फील्ड्स की पार्ट है लिग्नाइट टाइप जो है, और उनकी वो कोल फील्ड जो है तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल फील्ड, ठीक है। अब देखो क्या है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल को क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कोल को जो है हम ना कार्बन कंटेंट के बेसिस पे और वो कितने साल पहले फॉर्म हुए हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि उस कोल में कितना कार्बन कंटेंट है और किस टाइम पीरियड में उसकी फॉर्मेशन हुई है। हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोल की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हम देखें कार्बन कंटेंट के बेसिस पे तो जो कोल है ना वो चार टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, पहला क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है। ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है विथ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है इसमें कम से कम 80 से लेकर 90% तक जो है कार्बन कंटेंट जो है प्रेजेंट होता है, और ये बेस्ट क्वालिटी का जो है कोल है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरे पे आता है हमारा बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस ये थोड़ा एंथराइट से लो लेवल का होता है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट भी पाया जाता है, और इसमें 60 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट है, ठीक है। इस टाइप के कोल जो बिटुमिनस टाइप के कोल हैं वो आपके झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जो है पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बिटुमिनस कोल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर। अब तीसरे टाइप का कोल है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर
40 से 55% तक बस कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और ये अक्सर ब्राउन कलर में पाया जाता है। ये ब्राउन कलर का कोल जो है, ये जैसे कोल का ब्लैक कलर होता है ना, ये थोड़ा सा ब्राउनिश में होता है लिग्नाइट, ठीक है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है। देखो मॉइस्चर कंटेंट बढ़े हाई होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो घट जाएगी और कार्बन कंटेंट भी कम हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। तो लिग्नाइट फ्यूल को हम जब भी बर्न करेंगे ना तो वो काफ़ी सारा धुआं देगा। यहाँ पे लिखो गिव स्मोक व्हेन बर्न, ठीक है। जब हम लिग्नाइट कोल को बर्न करेंगे काफ़ी सारा धुआं देगा। देखो एक ये भी होता है कि जो कोल जितना ज़्यादा स्मोक की फॉर्मेशन करता है ना, उसकी क्वालिटी उसी से पता चलती है। अब कंपेयर करें अगर हम एंथ्रासाइड और बिटुमिनस से, तो लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा स्मोक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई है और 40 से 55% सिर्फ कार्बन कंटेंट है, ठीक है। अगर हम इसका डिपोजिशन देखें तो राजस्थान, आसाम और तमिलनाडु के राज्य में जो है लिग्नाइट का डिपोजिशन सबसे पाया जाता है, ठीक है। हाई डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो लास्ट टाइप का कोल है वो है पीट, ठीक है। पीट क्या है ना कि ये वुड जो है, जो हमारे वुड होते हैं वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल, उसी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में जो है ये आपका पीट बनता है, पीट कोल, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है और इसमें कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो 40% सिर्फ पाया जाता है। कितना पाया जाता है? सिर्फ 40%। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल, जिसमें एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट जो है, ये 4 टाइप के कोल हैं, ठीक है। अगर हम झारखंड में देखें ना तो झारखंड में काफ़ी सारी कोल्ड फील्ड पाई जाती हैं, जैसे झरिया, बोकारो, करनपुरा, ठीक है। ये झारखंड की मेजर कोल्ड फील्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोल्ड, जो इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड्स हैं उनके यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं। जैसे झारखंड में कौन कौन सी हैं? झरिया, बोकारो और करनपुरा, ये मेजर कोल्ड फील्ड है वहाँ की। छत्तीसगढ़ में कोरबा, चिमिरी, जोलिया, झिमली, सोनत, ये जो है, ये 4 जो है मेजर कोल्ड फील्ड छत्तीसगढ़ की हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो तालेचर फील्ड है, रामपुर हिमगिरी कोल्ड फील्ड्स, ये जो है उड़ीसा में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में कैमिटी और वुन फील्ड जो है वहाँ की मेजर कोल्ड फील्ड्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से जो है ये काफ़ी सारे कभी कभी पूछ देता है कि कोल्ड फील्ड्स के नाम पूछ देता है। तो ये इंपॉर्टेंट कोल्ड फील्ड्स हैं गाइस, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी क्या है ना कि लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा पावर सप्लाई कट हमने इंडिया के अंदर देखा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की जो 55% एनर्जी की डिमांड जो है हमारी कोल से पूरी होती है, ठीक है। तो कोल की शॉर्टेज की वजह से जो है पावर कट बहुत ज़्यादा देखा गया। अब हम देखेंगे कि रीज़न क्या था कोल की शॉर्टेज का इंडिया में। देखो दरअसल होता क्या है ना कि काफ़ी सारी बहुत एक्सेस रेनफॉल के कारण जो है, जो कोल माइनिंग एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो है उनकी प्रोडक्शन और डिलीवरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हुई है उन्हें प्रोडक्शन और डिलीवरी करने में, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, रेनफॉल के ही कारण जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने वो अपना स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है, एक प्रॉपर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट का स्टॉक, एडवांस इन्वेंट्री उनको मेंटेन करके रखनी होती है, जो कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी एक्सेस रेनफॉल हो रही है कि उनको जो डिमांड है उसी को फुलफिल और डिलीवर करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सोचो आप कि वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो कैसे स्टोर करके रखेंगे। तो एक ये रीज़न था, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है ना कि इतनी ज़्यादा पावर डिमांड बढ़ गई है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पोस्ट कोविड पैंडेमिक से जो है रिकवर कर रही है अभी इकोनॉमी। तो पावर डिमांड जो है ना वो काफ़ी हाई हो गई है, जिसकी वजह से जो है कोल की शॉर्टेज अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट पीपीटी में मैंने आपको बताया वहाँ पे कि हमने जो है इंपोर्ट कितना हम कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट भी करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है ना दरअसल कि इतनी ज़्यादा जो है ग्लोबल मार्केट में कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स पे बहुत असर पड़ा है। तो इंपोर्ट्स भी कम आ रहे हैं और ऊपर से जो हमारे प्लांट जहाँ कोल माइनिंग एरिया है वहाँ पर भी स्टॉक बिल्डअप नहीं हो पा रहा है और पावर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो यही 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण जो है कोल की शॉर्टेज हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ है ना कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो है कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स निकाले हैं। अब देखो इनको अब ये कोल की शॉर्टेज को जो है कैसे इस समस्या से उभरें, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने क्या किया, उन्होंने कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स को जो है वो रिवाइज कर दिया, ठीक है। जितने भी पावर जनरेशन प्लांट हैं और जितने भी छोटे लो स्टॉक जो प्लांट्स आपके चल रहे हैं उनमें कोल का जो है वो शॉर्टेज ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा है कि
जो भी 17 दिन का एटलीस्ट आपको जो है स्टॉक मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये भी देखेंगे, देखो कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स मेंटेन द कोल स्टॉक ऑफ 17 डेज एट पिट हेड स्टेशन, यानी जितने भी हेड स्टेशन है वहाँ पर कम से कम 17 दिन का एडवांस कोल स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। एंड 26 डे एट नॉन पिट हेड स्टेशन टू बी मेंटेन बाई पावर प्लांट फ्रॉम फरवरी टू जून एवरी ईयर सॉरी। तो देखो अभी क्या है ना, हर साल फरवरी से लेकर जून तक के महीने में, क्योंकि देखो इसी के बाद हमारा बेसिकली बारिश का महीना शुरू होता है, ठीक है। तो फरवरी से जून तक का जो महीना है ना हर साल, उस समय जो है जितने भी हेड स्टेशन हैं वहाँ पे एटलीस्ट 17 डेज जो है 17 डेज का जो है एडवांस कोल स्टॉक होना चाहिए। और जो नॉन पिट हेड स्टेशन हैं उनमें कम से कम 26 दिन का जो है एडवांस कोल स्टॉक जो है इन्वेंट्री में होना चाहिए। ये चीज़ जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो न्यू कोल स्टॉक नॉर्म्स ले आई है उसके तहत इन्होंने पावर प्लांट्स को जो है नोटिफाई किया है, ठीक है। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट देखें किसी भी पावर प्लांट की, तो द डेली कोल रिक्वायरमेंट एट द पावर प्लांट एट एनी गिवन डे विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्लांट लोड फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि डेली कितनी एक प्लांट एक सपोज करो एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। अब उसकी डेली की रिक्वायरमेंट क्या होगी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा कि हम प्लांट लोड फैक्टर के बेसिस पर जो है देखेंगे कि डेली कोल रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है एक पावर प्लांट के अंदर कोल की, ठीक है। तो अब प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, देखो प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, वो रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड बाय द प्लांट्स टू द मैक्सिमम पॉलिसी एनर्जी पॉसिबल एनर्जी दे कैन जनरेट, ठीक है। कितनी एनर्जी एक पावर प्लांट जनरेट कर रहा है और कितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इन्हीं दोनों के बीच के रेशियो को कहते हैं प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको बिटवीन दी लाइंस पढ़ने पड़ेंगे और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पेशली प्रीलिम्स में आने के। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है। It is a ratio between the actual energy generated by the plants to the maximum possible energy that can be generated within the plant working at its rated power and for a duration of an entire year, ठीक है। तो ये एक्चुअल एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है, उन्हीं के बीच के रेशियो को प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं, ठीक है। The new methodology implies power plant which have low utilization rate will need to stock more coal than they did earlier। देखो अगर कोई ऐसा पावर प्लांट है जिसकी कोल की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, उसको जो है वो लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल है उसका, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर पावर प्लांट को भी स्टॉक जो है कंपेयर वो पहले जितना स्टॉक अपना मेंटेन रखते थे उससे ज़्यादा बढ़ाकर मेंटेन रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने कही। अगर पावर प्लांट इन सारे पैरामीटर को फॉलो नहीं करते हैं तो पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन सारे नॉर्म्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपसे पेनाल्टी भी इम्पोज करेगी गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती क्या है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ के नाम यूपीएससी के पॉइंट से जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सीईए क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। तो 1948 के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बनाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं हर 5 साल के लिए और ये कोशिश करते हैं कि कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं पावर जनरेशन के उनका किस प्रकार से सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये काम किसके अंदर करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप मुझे वहाँ पे डीएम करें, मैं आपको ये पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।